हेलो दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर बनाया था और वह पूरा हो गया है। उसके आगे मैंने अपनी अगली वीडियो राजनीतिक सिद्धांत पर बनाने जा रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट है राज्य का अर्थ, निर्माणक तत्व, विभिन्न विद्वानों के कथन, राज्य और राष्ट्र तथा राज्य और समाज में अंतर। तो राज्य शुरू कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है। राज्य सभ्य समाज की पहचान है। सभ्य समाज के लिए सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय की आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता जाता है, वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता जाता है। फलस्वरूप राजनीति में भी परिवर्तन होता है। राज्य के विकास क्रम को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। राजनीतिक सिद्धांत में आज हम जिस राज्य की चर्चा करते हैं वह राष्ट्र राज्य है, जिसे हम केवल राज्य भी कहते हैं। इसका उदय आधुनिक काल अर्थात 16वीं शताब्दी में हुआ। राज्य के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में किया। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। आदर्श राज्य, फासीवाद और समाजवाद राज्य को साध्य के रूप में मानते हैं। व्यक्तिवाद राज्य को साधन के रूप में देखता है तथा उदारवाद राज्य को साधन एवं साध्य दोनों रूपों में देखता है। राज्य के मुख्यतः 4 तत्व हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून शास्त्री राज्य का एक 5वां तत्व मानते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कहा जाता है। लेकिन इस तत्व को अभी तक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में राज्य के 4 मूल तत्व हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्याप्त जनसंख्या। यह राज्य का पहला मानवीय तत्व है। किसी राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह निश्चित नहीं है, इसलिए पर्याप्त जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। चीन और भारत जैसे विशाल आबादी वाले भी राज्य हैं। वहीं वेटिकन सिटी और मोरक्को जैसे कम आबादी वाले भी राज्य हैं। अरस्तु का कथन है, राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक न हो कि वह आत्मनिर्भर न बन सके, लेकिन राज्य की जनसंख्या इतनी कम भी न हो कि वह अपनी सुरक्षा न कर सके। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख पर्याप्त या 10,000 नागरिक होंगे। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। नंबर 2,
एक निश्चित भू क्षेत्र। इसका आशय स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों से है। यदि किसी राज्य के निकट समुद्र है तो वह समुद्र में 15 मील की दूरी तक या जल निमग्न तट तक उस राज्य का अपना भू क्षेत्र होता है। राज्य बनने के लिए सीमाओं का कोई निश्चित होना आवश्यक है। यदि सीमाएं विवाद में होंगी तो भी राज्य होगा, लेकिन खुशहाल राज्य नहीं होगा। सीले, डुगबी और हाल भूमि को आवश्यक तत्व नहीं मानते, लेकिन क्लबर, मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन भूमि को आवश्यक तत्व मानते हैं। नंबर 2, एक सरकार। व्यवहारिक रूप से राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना जाता। सरकार को राज्य का संवाहक या एजेंट माना जाता है, क्योंकि राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल सरकार ही व्यक्त करती है। सरकार की अच्छाई या बुराई से राज्य की अच्छाई या बुराई तय होती है। सरकार के स्वरूप से राज्य का स्वरूप तय होता है। यद्यपि व्यवहारिक रूप से भले ही राज्य और सरकार में कोई अंतर न हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, राज्य अमूर्त है और सरकार उसका मूर्त रूप। नंबर 2, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। नंबर 3, राज्य अस्थायी है, लेकिन सरकार अस्थायी। नंबर 4, राज्य का आकार बड़ा है, लेकिन सरकार का आकार छोटा। हॉब्स आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है, जबकि लॉक आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में अंतर किया। नंबर 4, संप्रभुता। इसे संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता भी कहा जाता है। इसे राज्य का प्राण तत्व माना जाता है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। संप्रभुता ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। संप्रभुता राज्य का वह प्राण तत्व है जिसके कारण राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है। देश के अंदर उसके समकक्ष कोई अन्य सत्ता नहीं होती और देश के बाहर वह किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता संविधान में निहित है। संसदीय शासन प्रणाली में संप्रभुता संसद में निहित है। संघात्मक व्यवस्था में संप्रभुता संविधान में निहित है और भारत में संप्रभुता जनता में निहित है। उपर्युक्त 4 तत्व जहाँ पाए जाते हैं वही राज्य है। इस अर्थ में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चीन, भूटान, वेटिकन सिटी आदि को राज्य माना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर आदि राज्य नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय राज्य के घटक या इकाई हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य कह दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन राज्य था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक राज्य बना। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक राज्य को केवल पुलिस राज्य के रूप में देखा जाता था और यहाँ राज्य का दृष्टिकोण नकारात्मक था।
यह राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय का कार्य करता था। जन कल्याणकारी कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं था, अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, अर्थात हस्तक्षेप की नीति पर आधारित था। इसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था। 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया और पुलिस राज्य से बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। अब राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह लोक कल्याण या जन कल्याण का भी कार्य करने लगा। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों की न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य गरीबों के कल्याण और प्रबंध करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य गरीबों का हित है। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा में उदारवाद और समाजवाद का समन्वय है। ग्रीन ने अपनी विचारधारा से लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया और लास्की पहले विचारक हैं जिन्होंने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ आकर्षित किया। इसलिए लास्की को लोक कल्याणकारी राज्य का जनक भी माना जाता है। वैसे लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकाल में आर्क बिशप कैंपबेल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में निरंकुश सत्ता के विरुद्ध किया था। राज्य पर आधारित कुछ कथन। विभिन्न विद्वानों ने राज्य के विषय में क्या कहा है। नंबर 1, यूनानियों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 2, रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया है। ये एक प्रकार से निगम थे जिसका अस्तित्व पूर्णतया गुलामों या दासों के शोषण पर अवलंबित था। नंबर 3, आधुनिक काल में राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर की मानी जाती है। इस परिभाषा में राज्य के चारों तत्व समाहित हैं। गार्नर के अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कम या अधिक एक निश्चित भूभाग में रहता हो तथा वह नियंत्रण से लगभग पूर्णतया मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इस तंत्र के प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना होती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार क्षेत्रीय मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। स्पेंसर के अनुसार राज्य एक ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो लोगों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। वुडरो विल्सन के अनुसार विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। बर्क के अनुसार राज्यों को काली मिर्च या काफी, वस्त्र या तंबाकू अथवा इस प्रकार के तुच्छ व्यापार के लिए किए गए व्यापारिक साझे की कोई वस्त्र नहीं समझना चाहिए। लास्की के अनुसार राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। बोधा के अनुसार राज्य अनेक परिवारों तथा उनकी सामान्य संपत्ति की एक निश्चित सरकार है जिसके संप्रभु शक्ति और
विवेक का शासन होता है। लास्की के अनुसार राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु के अनुसार नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता ही एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। मैकाइवर के अनुसार यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे अस्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है। मैकाइवर के अनुसार राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगल जैसे उपासना की भावना से और न स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से वरन यथार्थता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। हीगल के अनुसार राज्य एक ऐसी नैतिक भाव का मूर्त रूप है, इसमें व्यस्त रूप से आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। लेनिन ने राज्य को दमनकारी विशेष अवस्था बताया। लेनिन के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। ब्लंटसली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का जन समुदाय है। प्लेटो ने राज्य की तुलना एक बड़े लीड लेवल वाले मनुष्य से किया है। ध्यान रहे कि भूम का विचार सामंतवाद की देन है, जबकि संप्रभुता आधुनिक काल की देन है। राज्य और राष्ट्र में अंतर। व्यावहारिक रूप से राज्य और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। भारत एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत राष्ट्र था, लेकिन राज्य नहीं था। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर संप्रभुता का है। राष्ट्र प्लस संप्रभुता बराबर राज्य। राष्ट्र एक नैतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक व भावात्मक तत्व है जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के लगाव से व्यक्त होता है, जबकि राज्य एक भौतिक तत्व है जो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय की स्थापना करता है तथा अपने नागरिकों की न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक राष्ट्र राज्य वह होता है जहाँ विभिन्न धर्म व भाषा के लोग अपने अपने धर्म का तथा भाषा के प्रति लगाव रखते हुए अपनी निष्ठा एक स्थान पर रखते हों। यह निष्ठा उनके सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल और सामान्य संस्कृति में आती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में भी अंतर है। राष्ट्रीयता अपने अपने धर्म या भाषा के प्रति रखा जाने वाला विशेष लगाव है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्र में कई राष्ट्रीयता हो सकती है। इस बहुराष्ट्रीय राज्य की बात होती है। राज्य में राष्ट्र निहित है, लेकिन राष्ट्र में राज्य हो यह आवश्यक नहीं है। वुड्रो विल्सन ने एक राष्ट्र राज्य का सिद्धांत बताया। लॉर्ड कार्जन ने एक राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को दो धारी तलवार कहा। गिलक्राइस्ट के अनुसार राष्ट्रीयता यौगिक राष्ट्र को राज्य कहते हैं। एंडरसन ने राज्य को एक काल्पनिक समुदाय कहा। स्पेंगलर के अनुसार राष्ट्र भाषाई राजनीति पर या जैविक नहीं है, वरन आध्यात्मिक इकाइयाँ हैं। राज्य और राष्ट्र में अंतर। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। राज्य और समाज में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज पूर्ववर्ती है जबकि राज्य पाश्चात्यवर्ती। नंबर 2, राज्य का भूक्षेत्र निश्चित होता है जबकि समाज का भूक्षेत्र निश्चित नहीं होता। नंबर 3,
राज्य के पास संप्रभुता होती है जबकि समाज के पास संप्रभुता नहीं होती है। नंबर 4, समाज का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जबकि वह सभी आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन राज्य का कार्य क्षेत्र संकीर्ण होता है, वह राजनीतिक आवश्यकता पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।